चार औरतें और चार अलग अलग जिंदगियां, लेकिन एक जैसी मजबूरियां। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी उन औरतों की है जो हर दिन चुपचाप जुल्म सहती रहती हैं और एक दिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि चुप रहना नामुमकिन हो जाता है। ये बंगाली वेब सीरीज कालीपोत का 23 जनवरी को रिलीज हुई है। काफी अच्छी वेब सीरीज है और उसको ZEE5 पर रिलीज किया गया है, लेकिन अब ये वेब सीरीज हिंदी में आप सभी को नहीं मिलेगी। और जैसा की आप जानते हैं, हमारा वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन का चैनल है, तो वेब सीरीज चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, आपको सारी की सारी हिंदी में इस चैनल पे मिल जाएंगी। वेब सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक काली रात को दिखाते हुए। रात काफी सुनसान थी, सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था और उसी खाली सड़क पर हम चार औरतों को देखते हैं। उम्र सबकी अलग अलग है, लेकिन डर सबकी आंखों में एक सा था। किसी ने उन्हें जबरदस्ती नीचे गिराया था और उनके ऊपर पेट्रोल जैसा बदबूदार तरल डाल दिया था। कपड़े भीग चुके थे और हल्की सी चिंगारी भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। वो चारों खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, कोई उठने की कोशिश कर रही थी तो कोई मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है और उसके हाथ में था लाइटर और वो आराम से चलता हुआ उनके पास आता है। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। अब सवाल ये नहीं था कि आग लगेगी या फिर नहीं, सवाल ये था कि ये चारों औरतें आखिर हैं कौन और कोई इनके साथ इतना भयानक खेल क्यों खेल रहा है। सो गाइस, अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और पता चलता है कि इन चारों की जिंदगी अलग अलग रही है, लेकिन एक मोड़ ऐसा था जहाँ उनके रास्ते राहिम नाम के एक आदमी से टकराए थे और उस वक्त के लिए गए कुछ फैसले, कुछ गलतियां आज इस भयानक मोड़ तक उन्हें ले आई थी। खैर, अब हमारी कहानी 6 महीने पीछे जाती है, जहाँ से इस कहानी की पहली कड़ी की शुरुआत होती है। यानी सबसे पहली औरत, जिसका नाम था श्रीमा, वो एक चमड़े की फैक्ट्री में काम करती है। रोज की तरह उस दिन भी वो फैक्ट्री में जा रही होती है, लेकिन माहौल कुछ अलग होता है। मजदूर काम रोककर खड़े हो जाते हैं। वजह साफ है, बोनस। सारे मजदूर मिलकर मालिक से अपना हक मांग रहे होते हैं, लेकिन सामने से आता है फैक्ट्री का मैनेजर, जिसका नाम होता है तपन, और वो कर्मचारियों को घुमा फिरा कर समझाने की कोशिश करता है और साफ कह देता है कि इस साल किसी को कोई भी बोनस नहीं मिलने वाला। उसकी बातों से सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलने वाला। कर्मचारी जानते हैं कि अगर कोई इस मामले में कुछ कर सकता है तो वो है श्रीमा, और इसीलिए सब मिलकर उसके पास जाते हैं और उससे मदद करने के लिए कहते हैं। श्रीमा यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे से साफ होता है कि वो ये बात यहीं पर खत्म तो नहीं करने वाली थी। खैर, हम देखते हैं शाम हो जाती है और ऑफिस बंद हो जाता है। तपन अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है कि तभी श्रीमा वहाँ पर पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक बैग होता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बैग खोलकर जिंदा चूहों को तपन की गाड़ी के अंदर छोड़ देती है और अब अचानक गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। तपन घबरा जाता है, चिल्लाने लगता है एंड वो बाहर निकलता है और चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं। श्रीमा वहाँ पर खड़ी रहती है, शांत, बिना कुछ कहे। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी, ये एक इशारा था कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो डर जरूर मिलेगा। देन हम देखते हैं उसी वक्त बैग से निकले हुए चूहे तपन की पैंट और उसके पूरे शरीर पर काटने लगते हैं। दर्द और डर से तपन बेकाबू हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लोगों से मदद मांगता है और डर के मारे वो सब कुछ मानने को तैयार हो जाता है। और अब कर्मचारियों की सारी मांगे मान ली जाती हैं और श्रीमा आगे बढ़ती है और हालात को वहीं पर संभाल लेती है और तपन की भी जान बच जाती है। इसके बाद कहानी श्रीमा की जिंदगी में झांकती है। उसके घर में उसका पति और एक बेटा है। बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है एंड अब कॉलेज में एडमिशन का वक्त है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और श्रीमा के पास उतने पैसे नहीं है। इसी चिंता की वजह से वो कई दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाती और उसका पति किसी काम का नहीं है, न नौकरी करता है, न जिम्मेदारी उठाता है। पूरा दिन घर में बैठा रहता है और श्रीमा की कमाई पर ही जीता है। तो गाइस, ये तो हो गई श्रीमा की जिंदगी और अब जाती है हमारी स्टोरी मिंती के ऊपर, जो कि श्रीमा के जैसी एक दूसरी औरत है और वो दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन खाना बनाने के बाद अपनी छोटी सी बेटी के लिए वो थोड़ा सा सब्जी बचाकर ले आती है, तभी घर की मालकिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। हम देखते हैं मिंती की जो जिंदगी है वो उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। वही उसकी दुनिया है और वही उसकी ताकत। अपने बच्चे के लिए वो हर दिन अपमान सहती रहती है और हर दिन खुद से लड़ती है। मिंती की बेटी अक्सर कुछ अच्छा खाने की जिद करती रहती है और एक दिन वो धीरे से कहती है कि आज कुछ स्वाद वाला खाना चाहिए। मिंती उसे प्यार से समझाती है कि अगले महीने तनख्वाह मिलेगी ना, तब मैं तुम्हारे लिए मटन लेकर आऊंगी। अब यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ की मजबूरी समझती है एंड वो अंदर जाती है और अपनी मिट्टी की गुल्लक को लेकर आती है। उसमें से अपनी माँ के लिए वो कॉइन निकाल के देती है और कहती है कि जब अगले महीने आपको सैलरी मिले तो मेरे लिए मेरी गुल्लक में पैसे वापस दे देना। और ये देखकर मिंती की आंखें भर आती है। वो कुछ भी नहीं बोल पाती, बस बच्ची को सीने से लगा लेती है और उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है एंड मिंती का पति दुलाल नशे में धुत घर में घुसता है। आते ही बिना किसी से बात के वो 2-4 थप्पड़ मार देता है और खाना परोसने को कहता है। मिंती डर की वजह से रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। जल्दी जल्दी खाना लाकर उसके सामने रख देती है। दुलाल एक हाथ से खाना खाता है और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े टिकटॉक देखता रहता है। उसे न बेटी की परवाह है और न ही घर की हालत की। मिंती चुपचाप खड़ी रहती है, डरी हुई, टूटी हुई। और यहीं से हमारा सीन कट हो जाता है एंड हमारी कहानी पहुंचती है रिंकू नाम की एक तीसरी औरत पे। उसका इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, ना परिवार है, ना सहारा। उसका ज्यादातर वक्त फेसबुक और टिकटॉक में निकल जाता है और वही उसकी पहचान है एंड उसके 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लोग उसे जानते हैं, पसंद करते हैं। एक दिन रिंकू वीडियो बना रही होती है कि तभी उसका मोबाइल बार बार बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम आता है लोन मना। रिंकू फोन काट देती है, लेकिन मना कोई आम आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। और थोड़ी देर
देर के बाद हम देखते हैं मना खुद ही रिंकू के घर पहुंच जाता है और सीधे सीधे उसे पैसे लौटाने की धमकी देता है और साफ कह जाता है अब और वक्त नहीं मिलेगा। इसके बाद कहानी जाती है चौथी औरत पर। उसका नाम होता है रानी। रानी दिन में गाड़ी चलाती है और रात को मजबूरी में गलत रास्ता अपना कर पैसे कमाती है। ये उसकी पसंद नहीं है, बस घर में उसकी सास और एक छोटा सा बच्चा है, ये उन्हीं के लिए ये सब करती है, वही उसकी दुनिया है। रानी का एक ही सपना है, उसका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और वो जिंदगी जिए जो उसे खुद को कभी नहीं मिली। खैर ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और धीरे धीरे ये चारों औरतें एक जगह मिलती हैं। एक्चुअली ये चारों की चारों दोस्त होती हैं। चारों के सपने अलग अलग हैं लेकिन चाहत एक जैसी, एक दिन अमीर बनने की और बेहतर जिंदगी जीने की। चारों सहेलियां साथ में बैठकर अपनी अपनी परेशानियों को शेयर करती हैं। कभी हंसी तो कभी मजाक। थोड़ी देर के लिए सबके दुख हल्के हो जाते हैं। तभी इनमें से हम मिंती को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा भावुक होती है और बात बात पर रोने लगती है, जैसे रोना ही उसकी आदत बन चुका है। वो बताती है कि कल ही उसका पति दुलाल उसे बहुत मार कर गया है। कहते कहते फिर से वो रोने लगती है। तभी श्रीमा गुस्से में बोलती है बस कर, इतना नाटक मत कर। मिंती चुप हो जाती है लेकिन उसकी आंखों में जमा डर और दर्द कहीं पर नहीं जाता। श्रीमा गुस्से में मिंती को साफ साफ समझाती है जब अगली बार वो तुझे मारने आए ना तो हाथ के पास जो भी मिले, चाकू या कुछ भी, उसे जान से मार देना। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। शब्द सख्त थे लेकिन उनमें दर्द छुपा हुआ था। मिंती कुछ नहीं बोलती, बस सहमी हुई सुनती रहती है। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है दुलाल पर, जो कि एक बार में बैठा होता है और ताश खेल रहा था। पहले से ही उस पर काफी सारी पैसा था जो लोगों का बाकी था। एक्चुअली वो ड्रिंक करता था और उसने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार ले रखा था। तभी बेटर वहाँ पर आता है और उसे बकाया चुकाने को कहता है। दुलाल अक्कड़ में जवाब देता है वो बिना पैसे दिए ही खेलेगा और बार के मालिक राणा को बुलाने को कहता है। और अब एंट्री होती है गैंगस्टर राणा की, जो कि उस बार का मालिक है। कुछ देर पहले ही उसने एक स्कूल टीचर को उठवाया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि उस मैडम ने उसके बेटे को क्लास में डांट दिया था। राणा उस मैडम को अपने सामने बिठाकर बड़े आराम से समझाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर उसके बाद हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन राणा सीधे बार में आता है दुलाल के पास। दुलाल उसे शुरू में बहुत हल्के में लेता है, आंखों में आंखें डालकर बहस करता है जैसे सामने कोई आम आदमी बैठा हो। तभी राणा बिना कुछ बोले कमर से एक चीज निकालता है और सीधा टेबल पर रख देता है। कमरे का माहौल एक पल में बदल जाता है। दुलाल की आवाज रुक जाती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ये खेल उसके बस का नहीं था। वहाँ पर मौजूद व्यक्ति उन लोगों को देखने लगते हैं। खैर तभी राणा दुलाल से कहता है कि अगर तूने मेरे बार का बकाया जल्दी से जल्दी नहीं चुकाया तो तू सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा। और अब डरा हुआ दुलाल वहाँ से निकल जाता है। राणा अपने बेटे के पास बिठाकर उसको समझाता है और उसे बताता है कि दुनिया कैसे चलती है और कैसे उसे अपने बाप के जैसा बनना चाहिए। एक्चुअली राणा चाहता था उसका बेटा बिल्कुल उसी के जैसे एक गैंगस्टर बने। वहीं दूसरी तरफ डरा हुआ दुलाल घर पर पहुंचता है और जाते ही तूफान मचा देता है। उसे तुरंत बहुत सारा पैसा चाहिए था और वो मिंती को बेरहमी से मारता है और घर में हर जगह पैसे ढूंढने लगता है। आखिर उसे चावल के ड्रम में कुछ पैसे मिल जाते हैं लेकिन वो जानता है ये पैसे काफी नहीं थे। तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी बेटी की गुल्लक पर। वो जैसे ही उसे उठाता है बच्ची रोती हुई बोलती है बाबा इन पैसों से तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूंगी। दुलाल एक पल भी नहीं रुकता, बच्ची को जोर से धक्का देकर हटा देता है। तभी मिंती बीच में आ जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन दुलाल गुल्लक तोड़ देता है और अंदर के सारे पैसे निकाल लेता है। इतना ही नहीं, वो मिंती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है राणा के लिए। और अब यहीं पर मिंती का सब्र टूट जाता है। बरसों का डर, अपमान और दर्द एक ही पल में फूट पड़ता है। हाथ के पास पड़ी बोतल उठा लेती है और अगले ही पल दुलाल के सिर पर जा लगती है। मिंती भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जैसे उसे होश आता है तो वो देखती है कि दुलाल अब जिंदा नहीं है। कमरे में सन्नाटा है, हवा भी जैसे थम गई हो। मिंती समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। हाथ कांप रही थी, दिमाग सुन्न पड़ चुका होता और आखिरकार वो श्रीमा को अपने घर बुलाती है। श्रीमा घर में कदम रखते ही सब देख लेती है, लाश, खून और सहमी हुई मिंती। वो हैरान रह जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी डरपोक मिंती ऐसा कैसे कर सकती है। मिंती रोती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। एंड वो डरते डरते श्रीमा से पूछती है कि अगर मैं सब कुछ पुलिस के लिए सच सच बता दूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे। जिस पर श्रीमा कहती है तूने एक आदमी को मार दिया है, फांसी नहीं हुई तो सालों तो जेल में तुझे सड़ना ही पड़ेगा और जब तू वहाँ से बाहर निकलेगी तब तक बुढ़ी हो चुकी होगी और उस वक्त तेरी बेटी का क्या होगा। ये सुनते ही मिंती फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगता है। खैर वो रोते रोते श्रीमा को एक बात और बताती है। वो कहती है कि दुलाल के नाम पर एक इंश्योरेंस था और उससे अब बहुत ही पैसा मिलेगा और अगर पैसा मिल गया तो आधा तुम्हारा और आधा मैं अपनी बेटी के लिए रख लूंगी, बस तुम कुछ कर दो, यानी मेरी मदद कर दो। पैसे की बात सुनते ही श्रीमा चुप हो जाती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी एंड वो हालात को समझती है और मिंती की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। श्रीमा साफ शब्दों में कहती है ध्यान से सुन, तब तक मैं ना कहूँ तब तक तू कहीं भी नहीं जाएगी, तब तक माहौल ठंडा नहीं पड़ता, एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि दुलाल की बॉडी को कहाँ पर छोड़ा जाए, लेकिन श्रीमा अकेले ये सब नहीं कर सकती थी और इसीलिए वो यहाँ पर रानी को बुलाती है। अब यहाँ पर प्लान बनाया जाता है कि दुलाल की बॉडी को रानी के ऑटो में डालकर श्रीमा के घर पर लेकर जाया जाएगा। रानी ये सब सुनते ही पीछे हट जाती है और वो कहती है कि वो झंझट में नहीं फंसना चाहती। इस पर श्रीमा गुस्से में कहती है जो तू गंदा काम करके खाना खाती है ना, अगर ये काम कर लिया तो फिर किसी के सामने तुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद रानी आखिरकार मान जाती है और वो दोनों मिलकर दुलाल की बॉडी को ऑटो में रखते हैं और मिंती से साफ कह दिया जाता है कि पूरा घर अच्छे से धो पहुंचकर बिल्कुल साफ कर देना, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। रानी और श्रीमा बॉडी को लेकर श्रीमा के घर पहुंच जाते हैं और उस दिन घर में ना तो उसका बेटा होता है और ना ही उसका पति। मौका बिल्कुल सही था और दोनों मिलकर
तय करते हैं कि दुलाल की बॉडी को टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगह फेंक दिया जाएगा। खैर अब रानी को यहाँ पर काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप दुलाल के कपड़े उतार देती है और श्रीमा पूरी तरह तैयार होती है। प्लान साफ होता है, पहले हाथ पैर अलग किए जाएंगे। जैसे ही श्रीमा वार करने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। दुलाल अचानक उठकर बैठ जाता है और अब दुलाल को जिंदा देखकर रानी की तो हालत खराब हो जाती है, उसकी सांस अटक जाती है। अब दुलाल हंसते हुए पूछता है, अरे मेरी पैंट क्यों उतार दी? फिर वो बेहुदा हंसी के साथ बोलता है, चलो ना तुम दोनों मिलकर मेरा काम कर दो, मजा आ जाएगा। और ये सुनते ही श्रीमा का गुस्सा आसमान छू जाता है और बिना एक पल सोचे वो पूरी ताकत से दुलाल की गर्दन पर वार कर देती है और इस बार दुलाल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अब वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, हाथ पैर कांप रहे हैं, उनकी सांस तेज चल रही होती है। इसी बीच उन्हें आवाज आती है, श्रीमा दीदी, और ये रिंकू की आवाज है। दोनों धीरे धीरे खुद को संभालती हैं और दरवाजा खोल देती हैं। अब रिंकू कहती है कि जिससे मैंने लोन लिया था मना, उसने कहा है कि अगर कल तक 10,000 रुपए वापस नहीं हुए तो वो मुझे लाइव कर देगा बिना कपड़ों के। बोलते बोलते उसकी आंखें फर्श पर टिक जाती हैं, जहां पर उसे फर्श पर खून से लथपथ एक बॉडी दिखाई देती है। तभी अचानक से दुलाल का फोन बजने लग जाता है। रिंगटोन सुनते ही रिंकू कहती है कि ये तो तुम्हारा फोन नहीं है। बोलते बोलते वो अंदर चलने लगती है। तभी रानी उसे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। रिंकू बिना सोचे समझे बोलती है, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तभी श्रीमा दुलाल का वॉलेट उठाती है और उसमें से पैसे निकालकर रिंकू के हाथ में थमा देती है और उसे कहती है, घर जाकर गिन लेना, अभी तू यहाँ से निकल। रिंकू पैसे लेते हुए एक बात और बोलती है, फ्री की सलाह दे रही हूँ, अभी फोन से सिम निकाल दो वरना सिम ट्रैक हुई तो तुम सब पकड़े जाओगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन श्रीमा उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेती है। और अब वो जैसे ही अंदर आती है तो उसकी नजर दुलाल की बॉडी पर पड़ती है और वो जोर से चीख पड़ती है, घबराकर बोलने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। श्रीमा उसे घूरते हुए कहती है, अगर तूने कुछ नहीं किया तो दुलाल के पैसे तेरे हाथ में कैसे आए? वो कहती है, अब मैं जो बोल रही हूँ ना उसे ध्यान से सुन। श्रीमा पूरी बात साफ करती है, मिंती को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और वो हम चारों में बांट दिया जाएगा। रिंकू डरते डरते पूछती है, तो मुझे क्या करना होगा? श्रीमा उसे पूरा का पूरा प्लान समझाती है। उसे कहती है, दुलाल का फोन लेकर कोलकाता की ट्रेन पकड़ लो, रास्ते में मिंती को मैसेज करना कि दुलाल अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगा और फिर कोलकाता पहुंचकर फोन को कहीं पर फेंक देना और उसी ट्रेन से वापस लौट आना है। मतलब सीधा था कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो सभी को ऐसा लगेगा कि दुलाल कोलकाता चला गया है अपनी वाइफ को छोड़कर और अब वो कभी वापस नहीं आया। मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि दुलाल मर चुका है। और अब रिंकू ये सब करने के लिए मान जाती है और वो सीधा कोलकाता की ट्रेन पकड़कर वहां से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद श्रीमा और रानी मिलकर दुलाल की बॉडी को इस तरह ठिकाने लगाती है कि पहचानना नामुमकिन हो जाए। और अब रिंकू जब कोलकाता से वापस लौटती है तब ये तीनों मिलकर सब कुछ अलग अलग जगह फैला चुकी होती है। अगले दिन श्रीमा मिंती को समझाती है, सबको यही बोलना कि दुलाल ने हर जगह से लोन लिया था, कर्ज में डूब गया था और हमें छोड़कर कहीं भाग गया है। और मिंती भी यहाँ पर चुपचाप अपना सिर हिला देती है। श्रीमा मिंती को एक एक कदम समझाकर बोलती है, कल सुबह दुलाल के दोस्तों के घर जाना, सबसे पूछना दुलाल कहाँ है और वहाँ थोड़ा रो धो लेना जैसे सच में तुम टूट गई हो। फिर 2 दिन बाद थाने जाना और वहाँ भी ऐसे ही नाटक करना, रोना गिड़गिड़ाना और एक मिसिंग डायरी लिखवा देना। मिंती वही करती है, पहले दुलाल के जान पहचान वालों के पास जाती है, फिर थाने पहुंचकर रोते रोते रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस भी मामले को हल्के में नहीं लेती, जांच शुरू हो जाती है। तफ्तीश में पता चलता है कि गायब होने से पहले दुलाल का राणा की दुकान से चेतावनी मिली थी, यानी राणा का और दुलाल का झगड़ा हुआ था। पुलिस अफसर अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। उसकी नजर मिंती पर भी जाती है, उसकी जिंदगी, उसकी हालत, सब कुछ खगालने का आदेश दिया जाता है। और तभी अगली सुबह कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। एक आदमी सड़क किनारे डस्टबिन के पास पेशाब कर रहा होता है और उसी वक्त उसकी नजर एक काले पॉलिथीन बैग पर पड़ती है। वो उसे झांककर देखता है तो अंदर एक कटा हुआ हाथ होता है, हाथ पर नाम लिखा होता है दुलाल। वो आदमी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और अब क्योंकि हाथ पर नाम लिखा हुआ था तो यहाँ पर पुलिस अफसर कहता है कि डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया है कि ये दुलाल की हाथ है। सो गाइस, असल में ये पूरा सीन रिंकू की सोची समझी चाल होती है, क्योंकि मिंती पुलिस को पहले ही बता चुकी थी कि उसका पति भाग गया है और इंश्योरेंस कंपनी तभी पैसे देती है जब मौत की पुष्टि हो, और इसीलिए जल्दी पैसा पाने के लिए दुलाल का मरा हुआ दिखाना जरूरी था। और इसी मजबूरी में ये खौफनाक नाटक रचा गया। और अब पुलिस का शक पूरा का पूरा राणा पर जाने लगता है। अफसरों को लगता है ये काम किसी आम आदमी के बस का तो है नहीं, ये किसी पक्के क्रिमिनल का ही काम हो सकता है। लेकिन एक बात उन्हें अजीब लगती है, जो बॉडी पार्ट मिले हैं उन्हें मिंती खुद पहचान रही है। यही चीज एक सीनियर ऑफिसर को खटक जाती है और अगले ही दिन मिंती को थाने बुलाया जाता है। पुलिस उससे ऐसे सवाल करती है जैसे सब कुछ पहले से जानती हो, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि दुलाल को उसी ने मारा है। मिंती डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती, बस रोती रहती है, बार बार कहती है उसे कुछ नहीं पता। फिलहाल पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। खैर, अगले दिन ये चारों औरतें एक जगह बैठकर सीक्रेट मीटिंग करती है और श्रीमा सीधा मुद्दे पर आती है। वो कहती है, हमें किसी एक को पकड़वाना होगा, कोई ऐसा जिसके कंधे पर पूरा इल्जाम डाल दिया जाए। पहले वो फैक्ट्री के उस मैनेजर का नाम लेती है। रिंकू बोलती है लोन मना को फंसा देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब एक ही नतीजे पर पहुंचती है, राणा, क्योंकि दुलाल को सबसे खुली धमकी उसी ने दी थी। पुलिस की फाइल में उसका नाम पहले से दर्ज है। प्लान साफ होता है, राणा को फंसाया जाएगा। और अब चारों औरतें फाइनल प्लान बनाती है। फैसला होता है कि दुलाल के बॉडी पार्ट
पुलिस राणा के घर में रखे जाएंगे ताकि शक सीधा उसी पर जाए। और प्लान के मुताबिक रानी पहले राणा के घर पहुंचती है और उसे रिझाने लगती है। राणा भी सच्चाई जाने बिना उसके जाल में फंस जाता है। और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाकी 3 औरतें घर के अंदर दुलाल के बॉडी पार्ट से भरी एक ब्लैक पॉलिथीन रख देती है। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और चारों वहां से निकल जाती हैं। और अगली सुबह पुलिस राणा के घर पर छानबीन करने पहुंचती है। तलाशी के दौरान वही पॉलिथीन उन्हें वहां पर मिल जाती है और उसी के साथ दुलाल की बॉडी भी वहीं से बरामद हो जाती है। पूरा शक राणा की तरफ चला जाता है। राणा पूरी तरह शॉक में था, उसका दिमाग घूम रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आता। असल में सुबह पुलिस के पास एक अज्ञात नंबर से जानकारी पहुंचती है और उसी कॉल पर मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस राणा के घर पर तलाशी लेने के लिए पहुंची थी। खैर राणा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे वैन में बिठाया जाता है। तो उसकी आंखों के सामने पत्नी और बच्चे उसी की तरफ देख रहे थे। वो बेबस और हताश निगाहें, जैसे खुद को रोक न पा रहा हो। खैर अब कहानी को ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और आखिरकार मिंती को पूरा पैसा मिल जाता है और अब चारों औरतें राहत की सांस लेती हैं और हर किसी की मेहनत, डर और खौफ आखिरकार रंग लाता है। खैर अब ये चारों औरतें एक जगह पर मिलती हैं जहां मिंती को पैसे लेकर आना था क्योंकि ये सभी लोग उनको आपस में बांट सके। लेकिन मिंती कहती है कि मैं तो बैग को घर पर ही छोड़कर आ गई हूँ, यानी गलती से भूल कर आ गई हूँ। मिंती के मुंह से ये सुनते ही सबके चेहरे जम जाते हैं जैसे सीधे आसमान से गिर पड़े हों। तभी मिंती मोबाइल निकालती है और सबको एक वीडियो दिखाती है। असल में शुरू से श्रीमा, रानी, रिंकू जो कर रही थी, मिंती ने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था। मिंती ठंडे लहजे में बोलती है, ये वीडियो और भी 10 जगह सेव है और अगर मुझे कुछ हुआ तो ये अपने आप केवल टीवी पर चल जाएगी। अब ये सुनकर सबका दिल टूट जाता है। रानी गुस्से में चिल्लाती है, तूने हमारी पीठ में छुरा मारा है मिंती। मिंती कहती है, मेरी बेटी बचपन से कुछ भी नहीं पा सकी, तू जानती है, उसके फ्यूचर के लिए मुझे ये करना पड़ा। और वो कहती है, ये पूरा पैसा सिर्फ मेरी बेटी का है। एंड वो कहती है, मैंने अपने पति को सिर्फ अपनी बेटी के लिए कुर्बान किया, पहले मेरी बेटी, उसके बाद पूरी दुनिया। और ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सबकी जिंदगी एक पल के लिए थम जाती है। खैर वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए अपने अपने घर पे निकल जाती है। उधर हम देखते हैं रिंकू के पास अब एक भी पैसा नहीं होता है और लोन मना उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी गाड़ी की किस्त मांगता है और उससे पैसे वसूलने के लिए उसके घर तक आ जाता है। अब वो उसका कपड़े उतार करके वीडियो शूट करने वाला होता है कि तभी रिंकू काफी ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे उससे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी औरत दिखा सकती हूँ जिसने अपने ही पति को मारकर इंश्योरेंस से ढेर सारा पैसा निकाला है। और अब ये सुनते ही मना रुक जाता है और रिंकू पूरा सच उसके सामने खोल देती है। मिंती, दुलाल की मौत, इंश्योरेंस का गेम और सब औरतों का प्लान। और अब कहानी यहीं से पलट जाती है क्योंकि अब मना सब कुछ जान चुका है। और मना उन चारों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि मुझे किसी ने मारने की सुपारी दी है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झंझट है बॉडी को गायब करना। इसलिए वो चारों को ऑफर देता है, अगर ये चारों उसके लिए काम करेंगी तो वो उन सबके लिए 2 लाख रुपए देगी, यानी हर एक के हिस्से में 50-50 हजार रुपए आएंगे। ये सुनकर सभी चुप हो जाती हैं। वो ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मना यहाँ पर उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसका काम नहीं किया तो वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगा। और अब डर के चलते उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। और अब मना उन्हें अपनी फैक्ट्री दिखाता है जहाँ पर हर हफ्ते कम से कम 1-2 बॉडी आ ही जाती है और कभी कभी तो एक ही दिन में 2-2 बॉडी भी आ जाती है। और उनका काम होता है बॉडी को ठिकाने लगाता है। इसीलिए वो पहले बॉडी को पीस करती हैं, फिर रात के अंधेरे में सभी बॉडी के टुकड़ों को लेकर ऑटो से बाहर निकल जाती हैं और उन्हें ठिकाने लगाती है। एक दिन पुलिस सामने आ जाती है और पुलिस ऑटो को रोककर पूछती है कि बैग में क्या है। अब यहाँ पर वो चारों काफी डर जाती हैं। बैग में मांस है, वो भी मुर्गी का। अब पुलिस चेक करती है तो उसमें से मुर्गी का मांस ही निकलता है। असल में सीमा पहले से ही सब प्लान कर चुकी थी। वो जानती थी कि एक दिन वो पकड़े भी जा सकते हैं और इसीलिए उसने मैकेनिक से ऑटो की सीट की बैटरी कटवाकर असली बॉडी के टुकड़े छुपाने की जगह बनवा ली थी और बाहर वाले बैग में सिर्फ चिकन रखा ताकि कोई शक न करे और पुलिस उन्हें छोड़ देती है। इसके बाद सभी एक मछली फार्म पर पहुंचती हैं और असली मांस वहाँ की मछलियों को खिला देती है। काम खत्म होते ही मना पैसों के बंडल उन्हें सौंप देता है। अब सीमा यहाँ पर सबको समझाती है कि हम सब एक ही जंगल में घुस चुके हैं, अगर सब अलग अलग हुए तो बाहर की दुनिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मिंती यहाँ पर काफी रोती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। एंड वो कहती है, मैंने हमेशा अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। उसकी आंखों में पछतावा था। खैर ये सभी लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अब सभी ऐसे ही एक साथ काम करने लगते हैं। समय बीता जाता है, लगभग 3 महीने हो जाते हैं इस बिजनेस को करते करते और वो अलग अलग तरीकों से बॉडी के टुकड़ों को गायब कर देती थी, हर बार सुरक्षा और प्लानिंग के साथ ही सभी के घर परिवार की जिंदगी भी अच्छी चलने लग जाती है। आखिरकार श्रीमा अपने बेटे को उसका सपनों का कॉलेज एडमिशन पेपर देती है। वो पेपर उसके पूरे भविष्य और मेहनत की गारंटी बन जाता है। मतलब उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है और बाकी सभी के घरों में अब सुख चैन से जीवन बीतने लगता है। अब उनकी अच्छी खासी कमाई चल रही थी, लेकिन तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, वो भी छिपकर। अब यहाँ पर हमें ये तो रिवील नहीं किया जाता कि वो कौन है, वो हमें आगे पता चलेगा। और अब काम करते करते ये सारी की सारी टीम अपने काम को थोड़ा सा अपडेट कर देती है, यानी कि अब ये बॉडियों को काटती नहीं है बल्कि एक लिक्विड सॉल्यूशन इस्तेमाल करती है। मतलब सीधा है, जो भी बॉडी पार्ट्स लिक्विड में डाले जाएंगे सारे के सारे गायब हो जाएंगे। और वही दूसरी तरफ पुलिस के पास रहस्यमय मिसिंग केस लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक कांस्टेबल परेशान होकर कहता है, सर कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। ऑफिसर जवाब देता है, जब से दुलाल मिसिंग हुआ है तब से इस इलाके में दिन दहाड़े लोग गायब हो रहे हैं। खैर उसके बाद हमारा
सीन जाता है उन्हीं औरतों के पास और अब उनके लिए एक बॉडी दी जाती है ठिकाने लगाने के लिए। अब जैसे वो लोग बॉडी देखती है तो उनका मुंह खुला रह जाता है और वो एकदम से सन्न रह जाती है क्योंकि वो बॉडी मना की होती है और उसके माथे पर लिखा है कि अब तुम्हारी बारी। डर के मारे चारों फैसला करती है कि अब सब अलग अलग गायब हो जाएंगी और कोई किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखेगा। कुछ दिन के बाद रिंकू के पास एक पार्सल आता है, किसी अनजान ने उसके लिए गिफ्ट भेजा होता है। रिंकू जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है अंदर एक लिपस्टिक होती है और वो लिपस्टिक लगाते ही उसके होंठ कट जाते हैं क्योंकि वो कोई साधारण लिपस्टिक नहीं होती। घबराकर रिंकू पानी का नल खोलती है लेकिन नल से लाल पानी बहने लगता है और डर के मारे वो किसी को कॉल करने के लिए फोन करती है। अब तभी देखती है कि उसके फैन फॉलोअर्स सैकड़ों से 0 होते जा रहे हैं। इसके बाद वो रोते रोते बाकी तीनों औरतों के पास पहुंच जाती है और सारी बात बताती है और उसको साफ समझ आ जाता है कि उनके सामने बहुत बड़ा खतरा खड़ा है। इसी बीच श्रीमा के फोन पर थाने से कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे के पास काफी मात्रा में नशे का सामान मिला है और इसीलिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। जब सीमा उससे पूछती है तो वो कहता है, माँ मुझे नहीं पता कि मेरे पास ये सामान कहाँ से आया। और अब सीमा को समझ आ जाता है कि उसकी की हुई गलतियों की सजा उसका बेटा भुगत रहा है। और अब सीमा बाहर आती है तो तीनों लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर चारों के दिल में एक ही डर बैठ चुका था कि अब ये खेल सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा। चारों के घर एक एक बच्चा है, अगर उनके साथ कुछ भी हो गया तो वो सह नहीं पाएंगी। और इसी डर के बीच सबके फोन पर एक ही मैसेज आता है, मुझे तुम्हारे सारे कुकर्मों का पता है और आज सुबह 6 बजे तक अगर पूरे 6 लाख रुपए मैनेज नहीं किए तो तुम्हारे बच्चों पर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। और अब कोई यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता और सब लोग तय कर दिए हैं कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। और अब ये चारों मिलकर पैसे का इंतजाम करती हैं, पूरी रकम एक बैग में भरकर बताई गई जगह पर रखाती हैं। लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वही पैसों से भरा बैग एक लड़की लेकर सीधे रानी के पास पहुंच जाती है। तभी रानी समझ जाती है जिस बात का उसे काफी समय से शक था वो सच निकल चुका है। असल में रानी बहुत पहले ही सब कुछ भांप चुकी थी और अब खेल अपने असली केस में आने वाला था। एक्चुअली सीमा के बेटे के साथ जो बुरा हुआ था उसी से रानी डर जाती कि कहीं उसके बच्चे के साथ भी कुछ न हो जाए और इसी डर में रानी फैसला कर लेती है कि वो ये पैसा लेकर यहाँ से गायब हो जाएगी क्योंकि कहीं और नई जिंदगी शुरू करने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए। इसीलिए उसने ये पूरी चाल अपने एक दोस्त के जरिए पहले से प्लान कर रखी थी और उसी ने अपने दोस्तों के और अपने फोन पर एक नकली मैसेज भिजवाया ताकि वो उन सब से 6 लाख रुपए बरामद कर सके और अब वो पैसे लेकर वहाँ से भागने की प्लानिंग बना रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब रानी पैसों से भरा बैग लेकर घर लौटती है तो अजीब नजारा देखती है। इलाके के लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। रानी गौर करती है, हर दीवार पर उसकी गंदी हरकतों की तस्वीर चिपकी हुई है। पूरा मोहल्ला तमाशा बना हुआ है। इसी तरह रानी अपने घर में घुस जाती है और चुपचाप सास के कपड़े पैक करने लगती है। फिर वो अपनी उसी दोस्त को फोन करती है लेकिन हैरानी की बात ये थी कि फोन की रिंगटोन घर के बाहर से सुनाई देती है। रानी घबराकर बाहर निकलती है और देखती है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी दोस्त की लाश सामने पड़ी होती है। इसी बीच रानी का बेटा भी बाहर आ जाता है। रानी अपने दोस्त को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसी पल उसके सामने राणा आकर खड़ा हो जाता है। राणा पेट्रोल से भरी एक जलती बोतल सीधे रानी के घर में फेंक देता है और उस वक्त घर के अंदर रानी की सास मौजूद होती है। रानी चीखती हुई राणा के सामने गिर जाती है, मेरे पास बहुत पैसा है। वो पैसों से भरा बैग राणा के पैरों में उछाल देती है और माफी मांगने लगती है। राणा उन पैसों से भरे हुए बैग को आग में फेंक देता है क्योंकि उसे पैसे नहीं बदला चाहिए था। वो बेगुनाह होते हुए भी दोषी बना दिया गया था और यहीं से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली राणा का बेटा उसे देखना तक नहीं चाहता था। स्कूल से भी उस बच्चे को निकाल दिया गया था और इसका कारण सिर्फ एक था कि तेरा बाप गुंडा है। कोई बच्चा उसके बेटे से बात तक नहीं करता था। आखिरकार राणा की पत्नी टूटकर कहती है कि अगर सच में तू अपने बेटे का भला चाहता है तो अब से खुद को उसका बाप कहना बंद कर दे। और यहीं से समझ आता है राणा के अंदर जो आग जल रही थी वो सिर्फ नफरत नहीं, अपने बच्चे के टूटे भविष्य की भी थी। हम देखते हैं कुछ ही समय बाद राणा जमानत पर बाहर आ जाता है। जांच के दौरान उसे एक एक कर सारी सच्चाई पता चलती है। मना का पूरा गंदा बिजनेस असल में चारों औरतें ही संभाल रही थी। सबूत इकट्ठा करने के बाद राणा सबसे पहले मना को रास्ते से हटाता है और उसके बाद लिपस्टिक वाला खेल, फोन हैक करना, सीमा के बेटे को फंसाना और रानी के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब राणा की ही प्लानिंग थी। और अगले दिन जब रानी वाली बात सबके सामने आ जाती है तो चारों के बीच भारी तनाव पैदा हो जाता है। सीमा गुस्से में कहती है, हम में से कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ। हम सब ने जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी को नुकसान किया है। अगर जिंदा रहना है तो यही सब करके खाना पड़ेगा और हम अपनी शर्तों पर जिएंगे। तभी मिंती के फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। वीडियो में राणा साफ कह रहा होता है, तुम लोगों की वजह से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तू भी अपनी बेटी को खो पाएगी। राणा लास्ट में कहता है, ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो। कल पूरी रात तुम लोग मेरे लिए फ्री में काम करोगी, वरना तेरी बेटी को लेकर लाइव में काट पीट के खेल शुरू हो जाएगा। और अभी औरतें मिलकर प्लान बनाती है कि राणा की शर्तों पर अब कोई काम नहीं होगा, उसे उसी के तरीके से जवाब देना होगा। प्लान के तहत रानी और सीमा मिलकर राणा के बेटे को किडनैप कर लेती है। सीमा राणा को वीडियो कॉल करती है। स्क्रीन पर जैसे ही राणा अपने बेटे को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उठ जाता है, यानी कि अब खेल पलट चुका था। अब बाजी औरतों के हाथ में थी। सीमा वीडियो कॉल पर राणा को उसका बेटा दिखा देती है और राणा घबराकर पूछता है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो सीमा यहाँ पर साफ शब्दों में कहती है, 2 घंटे के अंदर हम तय जगह पर मिंती की बेटी को छोड़कर जाना और वहीं तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर जरा सी भी चालाकी की तो अपने बेटे को टुकड़ों में ढूंढ लेना। कॉल करते ही राणा
राना अपनी पूरी टीम के साथ घर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रानी और सीमा पहले से ही उसी जगह पर मौजूद थी। वो देखना चाहती थी कि राना वाकई मिंटी की बेटी को साथ लेकर निकल रहा है या फिर नहीं, मतलब कि वो राना पर नजर रख रही थी, क्योंकि जब राना ने वीडियो कॉल किया था तभी उन लोगों ने उसका बैकग्राउंड देख लिया था और रानी समझ चुकी थी कि बच्ची को किस होटल में रखा गया है, क्योंकि इस इलाके के लगभग हर होटल में रानी का पहले से आना जाना था। और मौका मिलते ही रानी और सीमा होटल के अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर जाते ही रानी जानबूझकर एक बड़ा झगड़ा कर देती है ताकि स्टाफ सारे लोग सबका ध्यान उसी तरफ चला जाए। उसी हंगामे का फायदा उठाकर सीमा सीधे ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाती है। बाहर से वो समझ जाती है कि एक कमरे के अंदर दो लोग मिंटी की बेटी की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सीमा बिना वक्त गवाए एक चाल चलती है, होटल का मेन करंट स्विच ऑफ कर देती है। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब जाता है और अगले ही पल वो फायर अलार्म चालू कर देती है। सायरन बजते ही होटल में अफरा तफरी मच जाती है। सबको लगता है आग लग गई है। मेहमान स्टाफ सब जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में किचन का एक आदमी मिंटी की बेटी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा रास्ता रोक लेती है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है और आखिरकार सीमा लड़ते हुए मिंटी की बेटी को अपने कब्जे में ले लेती है और बच्ची को बाहर लेकर निकल जाती है। इसी तरफ राना के गुंडे निर्धारित जगह पर पहुंच जाते हैं। वही मिंटी और रिंकू पहले से तैयार थी। मिर्ची का पाउडर, चालाक मूव्स दोनों मिलकर राना के आदमियों को एक एक करके काबू में कर लेती है, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आखिरकार दोनों को राना पकड़ लेता है और कुछ ही देर में सीमा और रानी भी वहां पहुंच जाती है उन्हें बचाने के लिए, मगर प्लान फेल हो जाता है। चारों राना के सामने फंस चुकी थी। राना एक एक कर सबको बांध देता है, फिर उनके ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और ये वही सीन होता है जो हमने वेब सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। राना अपने हाथ में आग जलाता है और गुस्से में चिल्लाकर पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? तभी पीछे से आवाज आती है, अपनी माँ के पास। राना सन्न रह जाता है और यहीं से कहानी अपने असली एंड गेम में घुस जाती है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। राना की पत्नी ही असल में 5 नंबर की काली पाट का है। उसका नाम बदलना और मिंटी उसी के घर में काम करती थी। इसी वजह से मिंटी को राना की हर अंदरूनी खबर पहले से ही मिलती रहती थी। राना की पत्नी ने ही एक दिन बातों बातों में कहा था, मुझे नहीं पता दुलाल को किसने मारा, लेकिन इस केस में राना को फंसाना ही होगा। अगर राना नहीं फंसा तो मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो भी उसे अपने जैसा गैंगस्टर बना देगा। किसी ने मिंटी से कहा था, तू जैसे भी हो उसे फंसा दे, मैं राना के बारे में जो जो जानती हूँ सब बता दूंगी। और यहीं से सारी चाल स्टार्ट होती है। और अब जब ये राना को पता चलता है तो वो हंसते हुए बोलता है, मतलब तुमने ही मेरे बेटे को किडनैप करवाया और तुम्ही ने ये सारा ड्रामा किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और उसके बाद वो उसे पीटने लगता है, लेकिन पीछे से वो चारों उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और काफी फाइट होती है। फाइनली राना यहाँ पर मारा जाता है। राना का बार एक हफ्ते से बंद पड़ा है। राना का भी कोई अता पता नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर कहता है, लगता है राना का हाल भी दुलाल जैसा हो गया। इधर ये तीनों सहेलियां अफसोस कर रही हैं, इतना पैसा कमाया और सब हाथ से निकल गया। लेकिन तभी वहाँ पर श्रीमा एक बैग लेकर वहाँ आती है और कहती है, लो अपना अपना हिस्सा ले लो। असल में जिस दिन रानी ने पैसे मांगे थे उसी दिन श्रीमा ने चुपचाप सबकी नजर से दूर बैग बदल दिया था, यानी कि जो बैग राना ने आग में जलाया था वो नकली था। पुराने पैसे वापस पाकर चारों खुशी से झूम उठते हैं। इसी के साथ वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वेब सीरीज 23 जनवरी को ZEE5 पर रिलीज हुई है, वो भी बंगाली में, क्योंकि एक बंगाली वेब सीरीज है और अभी तक इसका हिंदी वर्जन नहीं मिलेगा आप सभी को। लेकिन हमारा चैनल ऐसा है कि इस पर आपको हर लैंग्वेज की वेब सीरीज हिंदी में मिल जाएंगी, जितनी भी लेटेस्ट आती है। और मैं आप सभी के लिए बता दूं कि मुझको बंगाली नहीं आती, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। फिर भी ट्रांसलेट कर करके स्टोरी समझ के बड़ी मुश्किल से हिंदी में कन्वर्ट करके उसका वीडियो बनाती हूँ। बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा। अगर कोई ऐसी वेब सीरीज है जिससे आप मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, भले वो कोई भी लैंग्वेज में हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट उसका वीडियो मैं आप सभी के लिए जरूर लेकर आऊंगी।